नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 5 पार्ट्स जॉन लॉक वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो 5 पार्ट्स देखना बहुत जरूरी है इस पार्ट को समझने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पहले आप वो 5 पार्ट जरूर देख लें। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आइए जॉन लॉक वीडियो सीरीज का 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो, जो ये थिंकर्स है ना, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को रूल करने के लिए कोई आर्टिफिशियल अथॉरिटी जैसे कि कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। लोग अपने विल, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। फिर क्या होता है, फिर लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं और एक स्टेट या गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको वो पावर देते हैं खुद को रूल करने के लिए। तो ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपस में समझौता करके स्टेट या गवर्नमेंट बनाना। देखो, थॉमस हॉब्स ने सिर्फ एक ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात की। थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने आपस में समझौता किया और सारा पावर स्टेट या गवर्नमेंट को दे दिया और कहा कि अब आप हमें रूल करो। मतलब एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने। लेकिन जॉन लॉक का नजरिया अलग है। जॉन लॉक कहते हैं कि लोग 2 बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, यही हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। देखो, किसी भी फिलोसोफर को समझने के लिए ना आपको उसके नजरिए से सोचना होगा। आपको जॉन लॉक के समय में जाना होगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता है कि वो कौन सा दौर था और जॉन लॉक क्या क्या चीज़ों से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी अपनी ज़िंदगी में। उस नज़रिए से जॉन लॉक की हर थियरी को समझने की कोशिश करिए। जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान है वो ऑलरेडी एक सोसाइटी में रह रहा होता है। आपको पता है कि जॉन लॉक का नज़रिया क्या है। जॉन लॉक ह्यूमन बींग्स को, उनको रैशनल समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं। लॉक कहते हैं कि लोग रैशनल होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। तो भले ही वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं जहाँ उन्हें रूल करने के लिए कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट नहीं है, फिर भी लोगों के अंदर बुद्धि है, रैशनैलिटी है। उनकी बुद्धि, उनकी रैशनैलिटी उन्हें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और इस वजह से स्टेट ऑफ नेचर में रहने के बावजूद लोग जो है सोसाइटी में रह रहे होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके अंदर रैशनैलिटी है, उसको आप सोसाइटी ही तो कहेंगे ना। तो इसी वजह से जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग ऑलरेडी सोसाइटी में रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग रैशनल है और जब रैशनल लोग रह रहे हैं तो उसे आप सोसाइटी ही कहोगे। क्या होता है कि स्टेट ऑफ नेचर में ऑलरेडी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है, उनको कमी महसूस होती है। किस चीज़ की कमी? एक कॉमन अथॉरिटी की कमी महसूस होती है और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं जो लोग हैं वो 2 बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करके वो सिविल सोसाइटी बनाते हैं और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करके वो गवर्नमेंट बनाते हैं। मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर है जहां लोगों को कोई गवर्नमेंट या स्टेट रूल नहीं कर रहा है। लोग अपने विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर में। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग सोसाइटी में ऑलरेडी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रैशनल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसे लोग जब एक साथ रह रहे हैं तो उसे आप सोसाइटी ही कहोगे। तो स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। फिर ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं। पहली बार समझौता करके ये सिविल सोसाइटी बनाते हैं। सिविल सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी जो नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एक ऐसी सोसाइटी। तो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करके वो सिविल सोसाइटी बनाते हैं और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करके वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे। देखो, पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे होते हैं जहां वो नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स है, उसका कोई फॉर्मल गारंटी या रिकॉग्निशन नहीं होता है। स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग बुद्धिजीवी हैं, उनके पास नेचुरल राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। जॉन लॉक के हिसाब से नेचुरल राइट है जो कि लोग स्टेट ऑफ नेचर में भी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसका कोई फॉर्मल गारंटी नहीं होता है कि वो कोई उनकी राइट टू लाइफ कोई उनसे नहीं छीनेगा। भले ही लोग अपनी रैशनैलिटी, अपनी बुद्धिजीविता की वजह से एक दूसरे का जो अधिकार है उसकी केयर करते हैं, लेकिन इसका कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में। तो पहली बार जब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में समझौता किया, लोगों ने एक दूसरे के जो राइट्स हैं, एक दूसरे के जो अधिकार हैं, उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया, उसको एक गारंटी दी एक तरह से पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करके। फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी बार जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, गवर्नमेंट कैसे बना? तो पीपल हैव ट्रांसफर्ड 3 ऑफ देयर राइट्स टू द गवर्नमेंट। लोगों ने अपने 3 अधिकार गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए और गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। जैसे थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि लोगों ने अपने सारे अधिकार एक स्टेट या गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए और उसको संप्रभु बना दिया, सॉवरेन बना दिया। एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन
जॉन लॉक कहते हैं पहली बार जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लोगों ने एक दूसरे के राइट्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया, गारंटी दी, और दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों ने गवर्नमेंट बनाया और गवर्नमेंट को सिर्फ 3 राइट्स ट्रांसफर किए, सारे राइट्स नहीं ट्रांसफर किए, सिर्फ 3 ही राइट्स ट्रांसफर किए। और वो क्या राइट थे? राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ एंड राइट टू एडजुडिकेट लॉ। मतलब कि आप लॉ बना सकते हैं, आप लॉ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप लॉ को एडजुडिकेट कर सकते हैं। देखो, स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को यही कमी महसूस हुई। स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ था, लोग रैशनल थे, एक दूसरे के राइट्स की केयर करते थे, लेकिन कोई फॉर्मल गारंटी नहीं थी। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों ने एक दूसरे के राइट को फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया, गारंटी दी, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी। क्या कमी थी? एक कॉमन अथॉरिटी की कमी थी। कोई एक कॉमन गवर्नमेंट नहीं था जो स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल सके और पूरा सिस्टम स्मूथली काम कर सके। तो इसीलिए दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट किया गया, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरी बार लोगों ने आपस में समझौता करके गवर्नमेंट बनाया और उसको 3 राइट्स ट्रांसफर किए। वो तीनों राइट्स क्या थे? राइट टू मेक लॉ, ये जो गवर्नमेंट बनी ना वो अब लॉज बना सकती थी, कानून बना सकती थी लोगों के लिए। दूसरा राइट क्या था? राइट टू एग्जीक्यूट लॉ, अब ये जो कानून बने हैं उसको वो इंप्लीमेंट कर सकती थी। और तीसरा राइट क्या था? राइट टू एडजुडिकेट लॉ, यानी कि इन कानूनों को जो भी तोड़ेगा उसको सजा दे सकती थी, पनिश कर सकती थी। यानी कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन स्टैब्लिश कर दिए लोगों ने, 3 राइट्स देकर गवर्नमेंट को। पहला ऑर्गन क्या बना? लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन क्या बना? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन बना जुडिशरी। हेंस emerged द कॉमन अथॉरिटी ऑफ 3 ऑर्गन्स। लोगों ने गवर्नमेंट को 3 राइट्स देकर के 3 ऑर्गन्स बना दिए। लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करेगी, और जुडिशियल जो भी उन लॉज को फॉलो नहीं करेगा, ब्रेक करेगा, उसको वो पनिश करेगी, सजा देगी। मैन हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे लोगों ने अपने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया। गवर्नमेंट उनके जीने का अधिकार, उनकी आज़ादी, उनकी लिबर्टी और उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीन सकती है। अब देखो, हु विल रन द गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को चलाएगा कौन? जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया गवर्नमेंट बाई कंसेंट, यानी कि जो लोग भी ये गवर्नमेंट रन करेंगे उन लोगों को, कॉमन पीपल जो जनता है, वो उसको इलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे। इट मींस इलेक्शन ऑफ पर्सन्स हु आर गोइंग टू रन द गवर्नमेंट। तो लॉक ने एक तरह से मेजॉरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अभी हमारे कंट्री में जिस तरह से चीजें फंक्शन करती है उसको उस टाइम पे जॉन लॉक ने कितने ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। तो जॉन लॉक ने कहा कि कौन गवर्नमेंट को चलाएगा? तो लोग मिल करके इलेक्शन होगा, लोग वोट करेंगे और जो जीतेगा वो लोग मिल करके गवर्नमेंट को रन करेंगे। एक बार जब गवर्नमेंट बन गई तो हर किसी को उनके बनाए हुए लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने इन्हें वोट नहीं किया था इसलिए मैं इनके बनाए लॉज को फॉलो नहीं करूंगा। जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई तो हर किसी को उनके बनाए हुए रूल्स और लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स थे? देखो, क्योंकि गवर्नमेंट एक नेसेसिटी नहीं थी, एक ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे पानी आपकी ज़रूरत है, आपकी नेसेसिटी है, अगर पानी आपको नहीं मिला बहुत दिनों तक तो आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक आपकी नेसेसिटी नहीं है। ठीक इसी तरह से जॉन लॉक के नज़रिए से अगर देखें तो स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग खुशी से रह रहे थे। भले ही स्टेट को अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे में रन करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो लोग मर नहीं रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट उनकी नेसेसिटी नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सारा अथॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं दिया, उन्होंने कुछ लिमिटेड पावर्स ही गवर्नमेंट को दिए। जैसे हॉब्स के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में जब कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी उनको रूल करने के लिए नहीं थी तो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, लाइफ की भी सिक्योरिटी नहीं थी लोगों को। तो लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट बनाया और उस गवर्नमेंट को उन्होंने सारा पावर ट्रांसफर कर दिया और कहा कि आप बस हमारी जान बचा लो, बाकी सारा पावर आप ले लो, आप जिस तरह से चाहो हमें रूल करो। लेकिन जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें ऐसा सिचुएशन नहीं है। जॉन लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लोग रैशनल हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना कोई नेसेसिटी नहीं थी, बस वो एक सिस्टम को और ब्यूटीफुली डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया ताकि सोसाइटी जो है वो और सिस्टमेटिक वे में रन कर सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई नेसेसिटी नहीं है, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को पूरा पावर नहीं दिया, उनको लिमिटेड पावर ही दिया। देखो, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। लोगों के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके नेचुरल राइट्स थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं। कैसे? अब ये जो गवर्नमेंट है लोगों से उनके जीने का अधिकार नहीं छीन सकती, उनकी लिबर्टी, उनकी आज़ादी उनसे नहीं छीन सकती और उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे नहीं छीन सकती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिट कर दिया लोगों के फंडामेंटल राइट्स ने, लोगों के नेचुरल राइट्स ने। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स ही थे।
अब देखो, इट मीन्स गवर्नमेंट कांट टेक अवे दीज राइट्स, दैट इज इट कांट मेक एनी लॉ दैट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ दीज राइट्स। मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो लोगों के जीने का अधिकार, जो लोगों के प्रॉपर्टी का अधिकार और जो लोगों के लिबर्टी या आज़ादी का अधिकार उनसे छीन ले। ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी रीजनेबल इंसान जो है वो इस बात से अग्री नहीं करेगा कि उनका फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए, उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी आज़ादी उनसे छीन ली जाए। कोई बुद्धिजीवी इंसान, कोई रैशनल इंसान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जॉन लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में तो रैशनल लोग ही हैं, वो सब बुद्धिजीवी लोग हैं। तो वो जब आपस में समझौता करेंगे तो वो अपने जो ये बेसिक राइट्स हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्री फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कभी स्टेट या गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसीलिए जॉन लॉक के हिसाब से जब ये सोशल सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लोग जो हैं गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर ही ट्रांसफर करते हैं, अपने बेसिक फंडामेंटल पावर्स उनको ट्रांसफर नहीं करते हैं। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ नो ओरिजिनल पावर। अब देखो, यहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉन लॉक की थियरी में जो ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट बन रहा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं है, सिर्फ डेलीगेटेड पावर है। यानी कि उसके पास सिर्फ वही पावर है जो लोगों से उसे मिला है, कुछ लिमिटेड पावर। इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन विल। गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे लोगों के विल का, लोगों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर ट्रस्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर ट्रस्टी। गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है और लोग ट्रस्टी हैं, और गवर्नमेंट को हमेशा जो ट्रस्टी हैं यानी कि जो लोग हैं उनके विशेस के अकॉर्डिंग, उनके इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। अब देखो, व्हाट इफ गवर्नमेंट डजंट एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ पीपल? अगर गवर्नमेंट है वो अगर लोगों के इच्छाओं के अनुसार काम ना करे तो क्या होगा? तो जॉन लॉक कहते हैं अगर ऐसा होगा, अगर गवर्नमेंट लोगों के इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है तो लोगों के पास रिवोल्ट करने का अधिकार होगा। पीपल वुड हैव राइट टू रिवोल्ट। किस तरह के रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जॉन लॉक? जॉन लॉक पीसफुल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि जो लोग हैं ना वो बहुत रैशनल है, बुद्धिजीवी हैं, तो वो आपस में बातचीत करके भी मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह की लड़ाई झगड़े, मार काट, वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है जॉन लॉक के नज़रिए से? रिवोल्यूशन का मतलब है कि सिंपली आप क्या करो कि जो लोग रूल कर रहे हैं उनको बदल दो, मतलब कि उनको दोबारा वोट करके उनको हटा दो और दूसरे सेट ऑफ पीपल आकर के रूल करेंगे जिन्हें आप दोबारा इलेक्ट करोगे। तो रिवोल्यूशन का यही सिंपल मतलब है जॉन लॉक के हिसाब से। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लगे कि गवर्नमेंट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को जब लगे कि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। ये पीसफुल रिवोल्यूशन होगा क्योंकि लोग रैशनल हैं, वो मारकाट नहीं करेंगे, वो बहुत पीसफुली रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे आपस में बातचीत करके। और ये यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो लोग रूल कर रहे हैं सीधे उनको दोबारा वोट करके पावर से हटा देंगे और दूसरे लोग आएंगे रूल करने जो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखो, व्हाट आर द कंडीशन व्हेन पीपल हैव राइट टू रिवॉल्ट? क्या वो कंडीशन होगा जब लोगों को रिवॉल्ट करने का अधिकार होगा? थॉमस हॉब्स वाली वीडियोज़ में हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है रिवॉल्ट करने का। जब उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके किंग को सारी अथॉरिटी दे दी है तो उन्हें रिवॉल्ट करने का अधिकार नहीं होगा। वो एक ही केस में रिवॉल्ट कर सकते हैं जब वो राजा, वो किंग उन लोगों की जान लेना शुरू कर दे, लोगों की लाइफ उनसे छीनना शुरू कर दे, तभी वो रिवॉल्ट कर सकते हैं। लेकिन जॉन लॉक का नज़रिया अलग है। तो क्या कंडीशंस हैं जॉन लॉक के हिसाब से जब लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं? तो वो कुछ कंडीशंस बताते हैं। वो कहते हैं कि जब व्हेन गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट विशेस ऑफ पीपल, जब गवर्नमेंट पीपल जो है उनके इच्छा के विरुद्ध काम करने लगे, उनके विशेस के ऑपोजिट काम करने लगे, तब लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कंडीशन बताया कि जब एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को काम ना करने दे, लेजिस्लेचर यानी जो लोग लॉज बना रहे हैं, तब हम लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा इफ एग्जीक्यूटिव डजंट इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर जो लॉज बना रही है, जो कानून बना रही है, उसको एग्जीक्यूटिव जब इंप्लीमेंट ना करे, एग्जीक्यूटिव का काम ही है कि लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट करना, तो जब एग्जीक्यूटिव ये काम ना करे तब लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं। चौथा कंडीशन जॉन लॉक ने बताया कि इफ एग्जीक्यूटिव पुट्स पीपल अंडर द रूल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और प्रिंस, यानी कि समझ लीजिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ब्रिटिशर्स को बुला दे कि आप आके हमारे यहाँ लोगों को रूल करो, ऐसे सिचुएशन में हम रिवॉल्ट कर सकते हैं। यानी कि जब जो एग्जीक्यूटिव है वो फॉरेन गवर्नमेंट को बुला दे और उनसे रूल करवाने लगे लोगों को, तब लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी। तो ये पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी जॉन लॉक की।